दोस्तों, यूपी पंचायत पोल्स 2026 की हमारी इस खास सीरीज के एपिसोड 2 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की गांव की सरकार कितनी विशाल है। 75 जिले, 826 ब्लॉक और करीब 58,000 ग्राम पंचायतें। हमने उम्र, योग्यता और 3 टियर सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पंचायत को ये संवैधानिक पावर मिली कहां से? क्यों हर राज्य के लिए अब चुनाव करवाना मजबूरी है, मर्जी नहीं? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मोड़ की जिसने प्रधान जी की कुर्सी को असली ताकत दी, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। आज हम इस कानून की उन फीचर्स को डिकोड करेंगे जो हर यूपी एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है, जैसे पंचायतों को मिला संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संविधान में जुड़ा नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा यानी आर्टिकल 243A की, जिसे पंचायती राज की आत्मा कहा जाता है। इसमें गांव के वो सभी लोग शामिल होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, यानी आप और हम। इसके बाद आता है 3 टियर सिस्टम यानी आर्टिकल 243B। कानून कहता है कि हर राज्य में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। लेकिन हाँ, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है उन्हें बीच वाली यानी ब्लॉक लेवल से छूट मिल सकती है। और रही बात चुनाव की यानी आर्टिकल 243C की, तो तीनों लेवल्स के मेंबर्स को जनता डायरेक्ट चुनती है, जबकि ब्लॉक और जिला लेवल के अध्यक्षों यानी चेयरपर्सन का चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से चुने हुए मेंबर्स के बीच से होता है। अब आते हैं सोशल जस्टिस यानी आरक्षण यानी आर्टिकल 243D पर। SC/ST को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दी जाती हैं और महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें रिजर्व करना अनिवार्य है। कार्यकाल की बात करें तो आर्टिकल 243E तो ये पूरे 5 साल का होता है। अगर पंचायत पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। एस्पिरेंट्स ध्यान दें, आर्टिकल 243F, पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल है। अगर आपकी उम्र 21 से ज्यादा है तो आपको इस आधार पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि आप अभी 25 साल के नहीं हुए हैं, जैसा कि विधानसभा चुनावों में होता है। अब सवाल आता है कि पंचायतों के पास पावर और पैसा कहां से आता है? तो आर्टिकल 243G के तहत राज्य सरकार पंचायतों को खुद की सरकार यानी सेल्फ गवर्नमेंट चलाने की ताकत देती है। पंचायतों को टैक्स वसूलने और सरकारी ग्रांट्स लेने का अधिकार आर्टिकल 243H से मिलता है और ये पैसा सही से बटे, इसके लिए राज्यपाल हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी आर्टिकल 243 के तहत बनाते हैं। सबसे जरूरी बात, इन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी आर्टिकल 243K के तहत होती है, जो वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर काउंसिल तक सब संभालता है। आखिर में कुछ खास बातें, ये एक्ट यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज पर भी लागू होते हैं यानी आर्टिकल 243L। लेकिन नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों और ट्राइबल एरियाज को इससे छूट यानी एग्जेम्पशन, जो कि आर्टिकल 243 के तहत दी गई है। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है आर्टिकल 243O यानी जुडिशियल नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि कोर्ट्स पंचायत चुनाव की सीटों के बंटवारे या सीमा यानी डेलिमिनेशन के मामले में दखल नहीं दे सकते। अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा राज्य सरकार के बनाए गए खास नियमों के तहत ही होगा, यानी सिस्टम को एकदम क्लियर और टाइम बाउंड रखा गया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने 73वें संविधान संशोधन के उन तकनीकी पहलुओं को समझा जो पंचायत को एक मजबूत संवैधानिक कवच देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रधान जी की पावर सिर्फ गांव की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के संविधान की पूरी ताकत खड़ी है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अभी बाकी है। क्या आपको पता है कि संविधान ने पंचायतों को ऐसे 29 विषय यानी सब्जेक्ट्स दिए हैं जिन पर वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है? सफाई से लेकर सड़कों तक और शिक्षा से लेकर खेती तक, ये कौन से काम हैं जो सीधा आपके पंचायत के हाथ में है? हमारी सीरीज के अगले एपिसोड में हम इन्हीं 29 विषयों को डिकोड करेंगे और बात करेंगे ग्राम सभा की उस मीटिंग की जिसमें आप और हम सरकार से हिसाब मांग सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।